तो स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। उम्मीद आप सब ठीक होंगे गाइज। तो आपकी जो बेसिक प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से हम एक बार वापस से जुड़ चुके हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी 7th क्लास की जो हमने कंप्लीट करने की जो सीरीज़ स्टार्ट की है। उम्मीद आप सबको जो प्रीवियस लेक्चर है वो पसंद आए होंगे और समझ आ रहे होंगे। जिस तरह से हम जाने कि बहुत ही बेसिक लेवल से गाइज, जब हम आगे जाके 11th-12th में पढ़ते हैं और आगे जाके फर्दर स्टडीज़ करते हैं, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके हमको कोई कंसेप्ट समझ नहीं होता, राइट। तो उसके लिए हम बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ते हैं, सो जिससे कि पता लगता है कि हमारे बेसिक्स कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो ये जो बुक है नॉट जस्ट कि 7th क्लास के लिए, बट फर्दर और भी जो आगे क्लासेस हैं, प्लस जो और भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सा बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई होती है, जिससे कि हम सबको समझ जाता है और कंसेप्ट हमारे दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो जिसमें कि हम ज्योग्राफी 7th क्लास के बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गाइज वाटर एंड सराउंडिंग। यूनिट 5th है आज हमारा। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो नाम से पता लगा कि आज हम जो है हाइड्रोलॉजी दैट इज़ वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से उसका रोल है, किस तरह से हमारे सराउंडिंग में है वो, और किस तरह से उसकी जो जो प्रेजेंस है हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और किस तरह से हम उस पर डिपेंड है। चलो जी, पढ़ते हैं। मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। गाइस, बहुत बेसिक चीज़ें देखो, हमको पता लगता है कि हम सबको पता है कि हमारे अर्थ का जो 70% पार्ट है, ठीक है, वो किससे कवर है? वाटर से। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ अर्थ्स वाटर कैन बी फाउंड इन ओशन एंड सी। ठीक है, जो ज़्यादातर जो अर्थ का जो वाटर है, अर्थ का जो ज़्यादातर वाटर है वो सीज और ओशंस में पाया जाता है। ठीक है, बट रिवर, लेक्स, ग्लेशियर एंड आइस फील्ड एज वेल एज एयर कंटेन वाटर टू। ओके, तो ओशंस और सीज के अलावा भी और ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, बट ओशंस और सी में वास्ट लेवल पे प्रेजेंट होता है। बट जैसे कि हम बात करें रिवर, लेक्स, ग्लेशियर और आइस फील्ड्स में भी वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी चलती है रोज़मर्रा का। अब हम जो ऐसा जो है नहीं कि अब हमको पानी की ज़रूरत होगी या फिर एक्सट्रीम लेवल पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो हम समुद्र में लेने जाएँ, राइट। समुद्र के अलावा भी और बड़ी जगहें हैं, और इन्हीं जगहों से, छोटी छोटी जगहों से मिलकर जब पानी जाता है आगे तो समुद्र में पहुँचता है। ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक बात है कि हम सबको पता है कि वाटर जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। वाटर स्टिल नहीं होता, और हमको पता है जहाँ पर जो स्टिल वाटर होता है वो थोड़ी ख़राब होने की उसकी उम्मीद होती है, ख़राब होने की उसकी आशंका होती है, राइट। और हम सबको पता है, आपने कभी डायलॉग सुनोगे कि पानी की तरफ बहते चलो, पानी कभी रुकता नहीं है। ठीक है, सो वाटर कभी स्टिल नहीं रहता। वाटर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द वाटर दैट वॉज वंस इन इंडियन ओशंस में नाउ बी इन योर टैप। ठीक है, तो मतलब ये अजम्पशन लगाई जा सकती है कि जो वाटर कभी हमारे इंडियन ओशन में था वो आज के समय आपके घर में, आपके टैप में प्रेजेंट है, आ चुका है। कैसे? क्योंकि हमने बोला ना कि वाटर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पर लेट कर लो सन है, ठीक है, यहाँ पर उसकी स्ट्राइक्स पड़ी, सन स्ट्राइक्स पड़ी, धूप पड़ी, वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर ऊपर होकर बाद में जो क्लाउड से कंडेंस हुए, यहाँ आपका घर है, यहाँ के ये बादल हवा की वजह से, फोर्स की वजह से यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर जाके प्रेसिपिटेट हुए, प्रेसिपिटेट हो गए, ये सारा पानी जो है आपके आसपास जो है जहाँ से आपका रिसोर्स है घर में पानी आने का, वेदर इट इज़ रिवर, लेक और वेल, कुएँ एंड ऑल दैट, तो अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जो भी आपका से तो वहाँ पर गया और वहाँ से आपके टैप में पहुँचा। तो इस तरह से जो है वाटर की मूवमेंट गाइस बताई गई है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ क्लाउड ओवरहेड, जैसे मैंने आपको बताया। वाटर मूव फ्रॉम ओशन अप टू एयर from where it may be rain on the land or over the seas. The rainwater again goes back to the sea through the rivers. The movement of water is called water cycle. Water cycle has neither beginning nor end. Most important, और यहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं वाटर साइकिल की डेफिनेशन पता लगती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की डेफिनेशन पता लगती है कि किस तरह से वाटर मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। और मैंने आपको जिससे सबको डेफिनेशन बताई कि किस तरह से जो वाटर है समुद्र से, नदी से, कहीं से भी मूव होके किसी और जगह कैसे पहुंचता है, क्योंकि इवेपोरेट होकर, ठीक है, जैसे सूरज, आपने तो पढ़ा ही होगा ना ये इवेपोरेशन वाला। देखो वाटर साइकिल, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको लोगों इस डायग्राम में, वेट, ये देखो
लेट कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका नदी वगैरह समुद्र वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका सूरज की राइट्स आ रही हैं, ठीक है, राइट्स आ रही हैं, यहाँ से पावर इवेपोरेट होकर ट्रांसपरेट होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके यहाँ देख वाटर वेपर्स बन गए, वाटर वेपर से यहाँ जाके क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स बन के यहाँ से जाके प्रेसिपिटेट हो गया और यहाँ से वापस पानी अंदर होकर फिल्ट्रेट हो गया इसमें, और यहाँ से वाटर ट्यूब्स लगी हैं, पाइप्स लगी हैं, इन्हीं पाइप से पानी आपके घर में पहुँचता है। इस तरह से इस साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। और देखो वाटर साइकिल का ना कहीं बिगिनिंग है और ना कहीं एंड है, क्योंकि पता नहीं लगेगा ना कि आपके घर में जो वाटर है उसकी बिगिनिंग कहाँ पर है, क्या है वो समुद्र से उठा है, नदी से उठा है, या फिर किसी और स्ट्रीम से उठा है, ऊपर से होके जाके इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स होके फिर बारिश होकर नीचे बन गया। तो कहाँ एंड स्टार्टिंग कहाँ पर है? इस जगह इवेपोरेशन पर स्टार्टिंग है, प्रेसिपिटेशन पर स्टार्टिंग है, या फिर यहाँ पर इवेपोरेशन पर स्टार्टिंग है, कहीं पर स्टार्टिंग है इसकी, इस बात की पुष्टि करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सन रेज फॉलिंग ऑन ओशन वाटर कॉज इवेपोरेशन। मैंने जैसे कि बताया कि जो सन की रेज है जब वो ओशन वाटर पे पड़ती हैं तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनता है, ठीक है, भाप बन के ऊपर उठ जाता है। वाटर ऑफ द ओशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ठीक है। तो जो ओशन का वाटर होता है वो ऊपर उठ जाता है, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट होके ऊपर उठ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर जो सन की जो हीट लग रही है, ठीक है, गर्मी की वजह से। When this water vapor reaches upper atmosphere, condensation starts, ठीक है। जब ये हीट जो है गैस के फॉर्म में ऊपर पहुंच जाता है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये सारी गैसें जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स और टिनी क्रिस्टल ऑफ आइस, ठीक है। और कंडेंसेशन जो है जब इकट्ठा हो जाता है ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाता है ये सारा किस चीज़ में? वाटर वेपर्स में, ठीक है, वाटर वेपर्स में या फिर क्रिस्टल आइस ड्रॉपलेट्स में, ओके। क्यों? अब क्रिस्टल लाइट ड्रॉपलेट्स में कैसे होगा? क्योंकि गाइस देखो डिपेंड करेगा कि ऊपर जाके ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा है, राइट। जहाँ पर नॉर्मल, अगर आप बात करते हो ट्रॉपिकल रेंज में ऊपर जाके, ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर्स में बनेगा। जहाँ पर एक्सट्रीम थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा बनेगा जैसे पोलर रीजन में हो गया तो वहाँ पर जाके क्रिस्टल्स में बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है कंडेंसेशन से वाटर कन्वर्ट होता है आइस ड्रॉपलेट्स में या फिर आइस क्रिस्टल में, ठीक है, सॉरी वाटर वेपर्स में या आइस क्रिस्टल में। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल फ्लोट ऑन द एयर फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये क्रिस्टल्स जो है यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें इकट्ठा हो जाती हैं। When water droplets or ice crystal grow in size and are unable to float, they fall down on the earth in the form of precipitation। और जब ये सारी गैसें, जब ये सारे क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं और हम देखा बड़ी ज़्यादा काले बादल हो जाते हैं, ऊपर ज़्यादा पूरा होता है, और जब ये मूव करने के कंडीशन में नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह से वाटर वेपर आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो जब ये भारी हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं गाइस? ये करते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, बारिश कर देते हैं दुनिया में और फूट जाते हैं, समझे? तो इस तरह से होता है इनका प्रोसेस ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होना, ठीक है। When huge amount of rainfall occur, some of water sinks into ground, ठीक है। जैसे कि जब बहुत बड़े स्तर पे बारिश होती है तो जो कुछ पानी है वो हमारे धरती के नीचे सिंक हो जाता है, चला जाता है। some can form stream or remain accumulated in depression to form ponds or lakes, river or stream flow over the surface of earth and join the seas or ocean, ठीक है। तो कुछ पानी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो धरती के नीचे वाटर टेबल है वहाँ पर पहुँच जाता है, स्ट्रीम्स क्रिएट कर देता है, रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, ठीक है। When the rain water is soaked by the ground, जब जो बारिश वाला पानी है वो ग्राउंड के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, सोक किया जाता है, जब धरती के नीचे चला जाता है, इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसको हम तब ग्राउंड वाटर कहा जाता है। और धरती के अंदर जाके प्यूरीफाई हो जाता है, उसके वो जो मिनरल्स वगैरह है वहाँ पर जाके तब जाके हमारे यूज़ करने लायक बन जाता है। गाइस समझे? क्या समझे कि जब रेन वाटर है वो हमारी धरती के अंदर चला जाता है तो उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है ना। ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, वाटर के लिए, क्योंकि वहीं से तो जो पेड़ हैं, अब जैसे ये धरती आ गई है आपकी, ठीक है, तो ये मेरा एक पेड़ है और इसकी जड़ें हैं, ठीक है, जड़ें हैं, यहाँ से बादल हैं, यहाँ से बादलों ने बारिश करना शुरू किया, पानी आ गया, पानी आके बह के यहाँ नीचे आगे चला गया, रिवर में चला गया, और कुछ पानी जो है धरती के नीचे यहाँ चला गया, ठीक है। अब हर जगह यहाँ पर पानी है धरती के लिए, यहाँ से ज़मीन नीचे, और जो इसकी जड़ें हैं ये जड़ें इस डायरेक्ट पानी को खींचेंगी और इस पौधे की ग्रोथ होगी। तो दैट इज़ वाई इसलिए इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से ग्राउंड वाटर ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट,
प्लांट्स टेक द ग्राउंड वाटर थ्रू दियर रूट्स एंड रिटर्न वाटर वेपर टू द एयर थ्रू दियर लीव्स। ठीक है, अब प्लांट्स ने की रूट्स ने जो है ग्राउंड वाटर सब ले लिया। ठीक है, और जब उन्होंने ले लिया तो अब हम जानते हैं कि H2O, ठीक है, H2O, हाँ, तो ये वाटर का फार्मूला है। तो जब उन्होंने H2 ले लिया, ठीक है, दैट इज H2 वाटर ले लिया, और उस जो O2 है बचा हुआ उसको अपनी लीव्स के द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस O को, दैट इज ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रिटर्न ऑफ वाटर थ्रू द, एक मिनट रुको, थ्रू दिस एक्शन, ठीक है, द रिटर्न ऑफ वाटर, वेट अ मिनट, थ्रू दिस एक्शन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, हम बोलते हैं ट्रांसपीरेट करते हैं प्लांट्स। तो जब ग्राउंड वाटर जो को प्लांट्स अपने यूज़ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को, और जिस प्रोसेस की वजह से जब ग्राउंड वाटर जो है प्लांट्स अपनी जड़ें यूज़ करती हैं और वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर में, इस प्रोसेस को कहा जाता है गाइस ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, now in the areas of low temperature water moves slowly because it is in the form of ice। अच्छा एक मिनट मैंने लिया, हाँ, इन द एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर के एरियाज में वाटर मूव स्लोली बिकॉज वाटर जो है, पानी जो है स्लोली मूव करता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस, क्योंकि जब जहाँ पर लो टेम्परेचर है, इसका मतलब जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो जो वाटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आइस जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, वाटर जो है लिक्विड होता है, तो ऑब्वियसली आइस जो है लिक्विड के कंपेरिजन में, सॉलिड जो है लिक्विड के कंपेरिजन में स्लो मूव करेगा। ओके, मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। आपने बड़े बड़े देखे होगा ग्लेशियर, पहाड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है। और जब अब लेट करो मैं एक ग्लेशियर बनाता हूँ। ये देखो, जैसे कि ये आपका पहाड़ आया, ठीक है, पहाड़ आया, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ठीक है, लेट कर लो, ये आपकी बर्फ़ है इस पर, ठीक है, बर्फ़ है। तो जब यहाँ पर धूप पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर सूरज है, सूरज ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, सन स्ट्राइक। अब यहाँ पर जो है ये जो बर्फ़ है थोड़ा पिघलना शुरू, क्योंकि सूर्य की धूप से बर्फ़ पिघलेगी, और जब पिघलेगी तो मास लेवल पे जो बर्फ़ है उसके टुकड़े जो हैं वो नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो है ग्लेशियर जो है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर, मूविंग ग्लेशियर, ठीक है। तो ये बर्फ़ फिसल के नीचे आना शुरू होगी वास्ट लेवल पे, ठीक है। बर्फ़ उसको अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, बट अगर आप बात करो हमारे पार्ट रीजन के तो उसको हांड बोलते हैं, ठीक है। चलो अपना अपना लैंग्वेज है, समझे? तो ग्लेशियर समझ गया ना? द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। देखो किस तरह से बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस दी होती हैं, ये हमको पता नहीं चाहिए, ठीक है। ग्लेशियर फाउंड इन द हाई अल्टीट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं हाई अल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ऑब्वियसली हाई अल्टीट्यूड पे तभी तो ग्लेशियर होगा, क्योंकि हाइट्स बहुत ज़्यादा होती है ग्लेशियर्स की, और वहाँ पर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो भी हाई लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है, छोटे लैटिट्यूड पे ग्लेशियर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, in fact the total amount of water on the earth remain constant, okay, why? It is found in various form। कौन कौन से फॉर्म में जो अर्थ पे वाटर आज भी प्रेजेंट है, वेरियस फॉर्म में, कौन कौन से, जैसे वाटर, ठीक है, लिक्विड, वेपर्स, गैस एंड आइस, ठीक है। तो सॉलिड मतलब यह है आपका सॉलिड, यह है आपका लिक्विड, एंड यह है गैसेस, तीन फॉर्मों में वाटर प्रेजेंट है। ओके, नाउ thus our earth is on a water budget where precipitation is the incoming while evaporation or transpiration is the expenditure, ठीक है। तो इस तरह से बताएगा कि अगर वाटर को आप एज अ बजट लिया जाए तो प्रेसिपिटेशन जो है, या फिर प्रेसिपिटेशन जो है वो आपकी इनकम है। इनकम मतलब जैसे अगर आप कोई तनख्वाह कर रहे हो तो लेट कर लो आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी जो तनख्वाह है, जो आपकी सैलरी है, वो आपके तो लेट कर लो अगर वाटर आपकी तनख्वाह, वाटर आपकी सैलरी है, ठीक है, वाटर बजट आपका जो सैलरी है,
उसमें प्रेसिपिटेशन मतलब जब बारिश होना आपकी इनकम है, और इवेपोरेट मतलब सूरज के स्ट्राइक से जब वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, या फिर हम जो भी स्पीशीज़ है या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं अर्थ पे, वो उसको यूज़ करके उसको O2 को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक्सपेंडिचर है आपका। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है। तो इनकम में क्या आपकी सैलरी आ रही है, क्या आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वाटर बजट में उसको सिंपली समझाया। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन होगी, बट अगर आप तो ध्यान से सुनोगे तो मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर बजट आपका, वाटर जो आपका बजट है, ठीक है, वाटर का अगर आप एज ए बजट लेते हो कि किस तरह से वाटर का यूज़ कर सकते हो, तो प्रेसिपिटेशन दैट इज बारिश होना आपकी इनकम है। क्योंकि जब बारिश होगी तभी तो आपके पास कुछ आएगा ना। जब हमारे पास सैलरी आती है तब हम तो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ आया है। तो जब प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होगी धरती पे, तो कुछ आ रहा है ना। और जब वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं और वापस वो ट्रांसपायर होकर ऊपर जा रहा है, वापस एटमॉस्फेयर में मिला जाए, तो हमारा खर्च हो रहा है ना वो चीज़। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। इन सम एरिया आइस मेल्टिंग, ठीक है, कुछ एरियाज में आइस जो है वो पिघलती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग और हैवी रेन, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्प्रिंग सीजन में या फिर जब बहुत बारिश होती है तो जो आइस होती है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एड एक्स्ट्रा वाटर टू दैट एरिया, तो और उस एरिया में जहाँ पर पहले से लेवल पे, इस वास्ट लेवल पे, मास लेवल पे आइस है, वो उस जगह पे और पानी आ जाता है, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा वाटर पुट्स द वाटर बजट आउट ऑफ बैलेंस, इसकी वजह से जो है वाटर बजट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। देखो कहीं भी बोलते कि हर चीज़ की अति जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो हर चीज़ पे जहाँ लिमिट में होनी चाहिए, जहाँ पर थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी, ओके। तो उसकी वजह से हमारा वाटर बजट बिगड़ जाता है। दी अपोजिट कैन हैपन टू इन समर, इवेपोरेशन में इंक्रीज टू मेक वेदर ड्राई एंड वाटर सप्लाई ड्रॉप, ठीक है। अगर हम बात करें सर्दियों की, गर्मियों की, तो उसकी वजह से जो हमारा हम सबको पता है कि कितनी गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से जो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है और उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, ओके। वी कैन नॉट चेंज अर्थ वाटर बजट, हम अर्थ का वाटर बजट चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन कंट्रोल द वे वाटर इज यूज, बट हम जो है वाटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय सिटी एंड इंडस्ट्रीज रिटर्न टू रिवर और ओशंस एज वेस्ट वाटर, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह, आप कितनी फैक्ट्रीज वगैरह, तो कितने अमाउंट पे उनको पानी लगता होगा, कितनी सिटी है, कितने लोग हैं, हर गाइस सोचोगे तो कितना पानी लगता है, और वो सारा पानी वेस्ट के रूप में वापस नदी में चला जाता है। ऑफन दे कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, हालांकि वो सारी उस सब में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, डैमेज करते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एज इट इज़ लिमिटेड, ठीक है। सो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम जितना वाटर है धरती पे, हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर ही नहीं सकते। वैसे दिमाग वाली बात है ना गाइस। देखो लेट कर लो कि आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेट कर लो आपके पास इतना, ये इस वाले इतने एरिया में पानी है, ठीक है, दुनिया में है इतना पानी। जैसे अब उन्होंने बोला था ना कि वाटर इज कांस्टेंट, तो मुझे अभी बात समझाई वो लाइन। देखो अगर आपके पास इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है, अब आप इस पानी को बढ़ा ही नहीं सकते हो ना। इस पानी को पूरे अर्थ पे, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में भगवान ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि वो अलग अलग फॉर्म में है, बट आप उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हो? हाउ कैन यू इंक्रीज द क्वांटिटी? अब इतने इस वाले वाटर को कुछ कहीं जगह पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, कहीं पर सॉलिड मतलब आइस के रूप में है, कहीं पर लिक्विड दैट इज वाटर के रूप में है, वाटर वेपर्स गैसेस में वाटर वेपर्स के रूप में है, और यही सारा पानी है, ठीक है। अब कुछ पानी जैसे आइस के रूप में पिघल के वाटर बनेगा, वाटर बन के वाटर वेपर बनेगा, वाटर बन के वापर फिर आइस बनेगा, फिर आइस बन के वाटर बनेगा, और कुछ कहीं ना कहीं आइस रह जाएगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ ना कुछ पानी रह जाएगा, वो वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आइस फिर कुछ ना कुछ जो वाटर वेपर्स रहेंगे। तो है यही साइकिल है। अब साइकिल का मतलब समझे कि जो आपके पास पहले से वही चलता आ रहा है, आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो गाइज, ओके। तो डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं, बट उसको पोल्यूट तो कर सकते हो ना। तो आप तो कर रहे हो, सारी दुनिया पोल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से आप बोल रहे एसिड रेन हो रही है, एंड हर जगह पे कितना ज़्यादा हो रही है। जो भविष्यवाणी की फ्यूचर में खून की नदियाँ में जो हो रहा है सब दुनिया में, देखो। तो ठीक है, वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई, और वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, राइट। So it is on us guys how we use water. So it's a humble request to all of you guys that हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हम लोग को बड़े होकर जॉब करनी, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने जीवन किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं गाइस। सो हर बच्चे का मुझे लगता है मेन मोटो तो यही होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने आप के लिए, अपनी दुनिया के लिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। In order to have enough water to meet the needs of the growing population, we must be very एक मिनट, so we must be very careful about its use.
तो अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, अगर हम अपनी सारी नीड्स के लिए, जितनी अभी धरती पे पॉपुलेशन है उतने उसके लिए हर एक इंसान को पूरे उतनी सप्लाई में वाटर देना चाहते हैं, उतनी सप्लाई में सारी चीज़ें पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से आने वाली जनरेशन के लिए इसको रखते हैं ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। जब हम पढ़ रहे हैं कि वाटर बॉडी यहाँ पर है, अब देखते हैं कि कौन सी जगह पे कितने फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल वी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड ऑफ वाटर। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ की जो 3/4 मतलब इतना ये इलाका, ठीक है, 1 2 and 3 4 हिस्सों में 3/4 हिस्से में पानी है। तो अगर आप बोलोगे अगर 3/4 ऑफ अर्थ जो है पानी है, तो फिर टेंशन की क्या बात है, फिर इतना क्यों हो? क्योंकि गाइज अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछले, तो हमने ये बोला है कि अर्थ की 3/4 ऑफ पानी है, बट उसमें यूजेबल प्यूरिफाई की तरह हमारे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, बट आप उसने उसको पोल्यूट कर दिया है, वो भी तो देखो ना फिर है। ओके, if there is more water than land on this earth, then why do so countries face water scarcity। देखो ये बोला ना कि अगर धरती पे इतना पानी, तो इतनी सारी कंट्रीज है, जैसे कि आपको अरब कंट्रीज़ की बात हो, लैंड लॉर्ड कंट्रीज़ की बात हो, उनको वाटर की प्रॉब्लम क्यों जो है वो फेस करनी पड़ रही है। नाउ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ इस टेबल से हमको पता लगेगा कि क्यों फेस करनी पड़ रही है। देखो अगर हम बात करें वाटर की, तो गाइज 100% लेट कर लो, अगर 100% किसी भी चीज़ का जब हमको पता ना, हाँ वो चीज़ 100% है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 100% है, वाटर 100% है, तो उसमें 97% गाइज 97.3% सेलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने आप के लिए। देखो पहली ही स्टेज पे हमारी, देखो कितना बड़ा कितना बड़ा एक फैक्ट आ गया है, कितना बड़ा एक वो आ गया है कि 97.3% गाइस जो पानी ओशन में है और सेलाइन वाटर है, बचा 3%, ठीक है, 3% भी कहाँ बचा टोटल। ओके ना, उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है जो हमारे यूज़ करने के लिए कहीं बचा है, वो आइस कैप्स में है। आइस कैप्स में है 0.2.0, ठीक है। ग्राउंड वाटर बचता है, ग्राउंड वाटर कितना है हमारे धरती पे 0.68% गाइस। फ्रेश वाटर की जो लेक्स है उसमें कितना पानी है 0.009% गाइस। और इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में कितना पानी है 0.009 जो कि फ्रेश वाटर है। ओके, और एटमॉस्फेयर में कितना पानी है हमारे 0.0019%। रिवर्स में कितना पानी है हमारे 0.0001 में, और टोटल जो हमारा 100% बनता है गाइस। तो देख लो भाई क्या हालत है, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि किस जो अब जो बचा हुआ 0.3% है वो भी मतलब खाते नहीं है, आप क्या बोलें, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ओशन मूवमेंट, किस तरह से ओशन मूवमेंट होती है एंड ऑल दैट। ओके, नाउ जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट फाउंड इन ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर में, ओशन मतलब समझ में समुद्र के वाटर में 3 टाइप की मूवमेंट्स जो है जनरली हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? दे आर वेव, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। 3 चीज़ें आपने पहले इनका नाम भी सुना होगा गाइस, अगर आज हम पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक डेफिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। चलो ना पढ़ते हैं क्या है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स क्या है। विंड ब्लोइंग ओवर द सी कॉज बिग रिपल्स विच वी कॉल वेव्स, ठीक है। तो नदी जो होती है, सी समुद्र छोटे छोटे, ठीक है, उनके ऊपर जो विंड जो ब्लोइंग कर रही है, जहाँ देखो हर एक लेट कलर हमारा अर्थ है, ठीक है, थोड़ा खराब बन गया, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और हर वाले हेमिस्फीयर अलग अलग हेमिस्फीयर से हाई जो विंड्स हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं टेम्परेचर, और इसकी वजह से जो समुद्र में जो पानी की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, क्योंकि इतने प्रेशर से आती हैं, और इस प्रेशर को जो अफेक्ट करती हैं वो, तो उसको बोलते हैं हमारी, क्या बोलते हैं, वेव्स। ना देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो वेव्स, देख रहे हो ना किस तरह से पानी को उन्होंने इतने फोर्स से धक्का दिया, मूवमेंट करी है कि किस तरह से पानी को ये शेप में लाया, देख रहे हो वेव्स। सो इस तरह से मूवमेंट कराती है पानी, जो वेव्स हैं वो अर्थ पे वाटर की। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाउ बिग द वेव्स बिकम डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड, ठीक है। तो वेव एक पानी है, देखिए समुद्र का पानी है, ठीक है। ये जब इधर से फोर्स लगेगी पानी की, तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट में चलेगा, ठीक है, ऐसा चलेगा। और इस वेव का जो साइज है वो कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि जो विंड है वो कितने प्रेशर से आ रही है, ठीक है। तो द साइज ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द विंड। नाउ ओशन वेव ब्रेक व्हेन दे एंटर शैलो वाटर जोन, ठीक है। और जो ओशन की वेव्स है, राइट, जैसे जो पानी है ये ओशन का, ठीक है, अब ये वेव बना है, ठीक है, ऐसे, और ये स्ट्राइक से जो फोर्सफुली जो है
यहाँ पर धरती के जो सात पार्ट है, जो आगे वाला जब समुद्र खत्म होता है, जहाँ पर धरती का पार्ट शुरू होता है, वहाँ के लिए जब फोर्स आता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है, तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शैलो वाटर है, ठीक है, वहाँ पर कोई पानी का नहीं है, तो वहाँ पर जो उसकी फोर्स है वो रुक जाती है, क्योंकि जो विंड की वो वाली फोर्स है वो सिर्फ पानी के अंदर ही चलती है, क्योंकि वहाँ पर और पीछे से है ना। चलो नेक्स्ट आगे। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म वेव्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एज एंड हाई ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड, मैंने जैसे कि पहले बताया, ठीक है। दीज बिग वेव्स ऑफन कॉज डिजास्टर सुनामी सच बिग वेव, ठीक है। तो जो जब ये एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी ना, सोचो कितने खतरनाक तरीके से, तो सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और कई कई किलोमीटर अंदर तक अगर लोगों को तहस नहस कर देती है, शहरों को तबाह कर देती है। सुनामी मूवी भी आई हुई है, आप देख सकते हो उसमें। ओके नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो सी वाटर राइजेज एंड फॉल ट्वाइस daily at an almost regular interval in response to the gravitational pull of the sun and the moon। now अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर हमारा सन आ गया, ये हमारी अर्थ आ गई, और यहाँ पर हमारा मून आ गया। तो मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, सन अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी वजह से जो हमारे अर्थ पे जो ओशंस हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और उसकी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं हमको 1-2 बार दिन में जो है हमारी जो वाटर है, सी वाटर है, उसको ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ाव उतराव दिखने को मिलते हैं हमारे ओशंस में, ठीक है। Now दिस फीचर इज नोन एज टाइड्स, ठीक है। जब ओशन वाटर, जब सी वाटर जो है फोर्सफुली, बहुत ही ज़्यादा फोर्स में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूवमेंट होती है उसमें, तो उसको बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। टाइड्स अगर हम बात करते हैं तो ये देखो टाइड्स आपकी, ठीक है। आपने कभी सोचा नहीं कि समुद्र में लहरें हैं, उतने फोर्स ऐसा कैसे आ रही हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है गाइस, ठीक है। राइजिंग ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड्स, वेयर एज फॉलिंग ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड लो टाइड्स, ठीक है। तो हाई टाइड्स जब पानी बहुत ज़्यादा स्तर पे राइज हो जाता है तो उसको हाई टाइड्स बोलते हैं, और जब इतना नॉर्मल लेवल पे जब पानी चलता है, इसमें ज़्यादा कोई लहरें, ज़्यादा फोर्स नहीं लगती, उसको लो टाइड्स कहा जाता है। ओके, इन सम ऑफ आवर इकोनॉमिक परस्यूट्स लाइक फिशिंग एंड नेविगेशन टाइड्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो फिशिंग्स या फिर हम जब नेविगेशन करते हैं राइट, जिसमें जैसे कि अब नेवी वाला हो गया, तो इंडियन नेवी जो सबमरीन्स वगैरह जो पानी के अंदर चलती हैं, तो उसमें टाइड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उससे पता लगती है मूवमेंट। ओके, समटाइम्स हाई टाइड्स इनेबल बिग शिप्स टू एंटर हार्बर और सेल आउट ऑफ द हार्बर। गाइज कभी कभी आपने देखा जो शिप्स साइड पर हो जाते हैं, कितनी मुश्किल से फंस जाते हैं, तो जब बहुत ही ज़ोर से जो टाइड्स आएंगी वो तभी, जैसे अब यहाँ पर ये समुद्र ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर एक पोर्ट बना है, ठीक है, और यहाँ पर ये अब जो एक शिप है, ठीक है, ये यहाँ पर आके यहाँ पर लग गया। अब ये इस एरिया से एक बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि समुद्र तो यहाँ तक ख़त्म हो गया और ये तो यहाँ तक है। तब यहाँ से फोर्सफुली एक बहुत तेज़ ज़रा सी लहर आएगी और ये इस शिप को आगे जाने में मदद करेगी, क्योंकि हमको पता है जो शिप है वो भाई साहब धरती पे, ज़मीन पे नहीं चलता, वो पानी पे चलता है। सो इस तरह से टाइड्स जो है मदद करती हैं कहीं ना कहीं शिप्स वगैरह को लैंड कराने में, एंटर करने या फिर उसको बाहर ले जाने में, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ टाइड्स, द रिवर पोर्ट ऑफ हुगली इन कोलकाता ऑपरेट विच इज़ ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ टाइड्स। तो इस तरह से जो टाइड्स है मदद करती है, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइड्स को। जो हुगली में, कोलकाता में जो हुगली है हमारा, तो उस वाले जो पोर्ट बंदरगाह है, उस वहाँ पर टाइड्स किस तरह से मदद करती है शिप्स को मतलब एंटर कराने में और वहाँ से ले जाने में। ओके, नेक्स्ट तो देखो गाइज, अब नेक्स्ट हमारा बचा ओशन करंट। तो देखो ये हमारी है क्या, वेव, ये हमारी है टाइड, और ये है ओशन करंट्स। गाइज हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ के बताता हूँ कि क्या है ओशन करंट्स, ठीक है ना। सुनामी इन इज अ जापानीज़ नेम, आपको पता है, तो आपको पता है कि जो सुनामी जापानीज़ नेम है, तो कहीं कहीं पेपर में पूछा जाता है कि सुनामी कहाँ से आया, तो जापानीज़ है, ठीक है। दीज वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन और एनी सच डिस्ट्रीब्यूशन नाउडेज एनर्जी ऑफ वेव्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये वेव्स, ये टायर्स जो है हमारे अर्थ के अंदर मूवमेंट करती है, वेदर उसका रीज़न चाहे अर्थक्वेक की वजह से हो या फिर अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वोल्केनो जो अंडर वाटर है उनके इरप्शन की वजह से, और या फिर और भी कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो धरती के अंदर मूवमेंट होती है, वेव्स चलना शुरू होती हैं। आज के समय पे हम इनको यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी। ओके, द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशन करंट। ना देखो गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि किस तरह से ओशन करंट की डेफिनेशन बताइए।
आप धरती का वाटर जो है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस स्टेशन को बोलते हैं आप ओशन करंट। देखो अब ये आपका इंडियन ओशन है, ये नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। यहाँ से जो देखो ये आपका इक्वेटर ले लो, ठीक है। और अब देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा, यहाँ से जो पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और जो यहाँ से गर्म होकर यहाँ आ रहा है, यहाँ से ठंडा पानी होकर फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ होकर देखो इंडियन ओशन का यहाँ पर ये वाला एरिया धरती के पास वाला, मतलब ये ज़मीन के पास वाला ये वाला गर्म होगा, ये हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ से लो की तरफ जाएगा, लो से फिर हाई से ये देखो ये चलता रहेगा। और ये देखो ये मूवमेंट है पानी की, एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलरली चलता रहेगा ये पानी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पुल एंड हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की वजह से। तो इसको बोलते हैं ओशन करंट्स गाइज। तो वो ओशन का वाटर, द मूवमेंट ऑफ ओशन अर्थ के ओशन वाटर के ऐसी मूवमेंट जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहे गाइज, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। आई होप समझ गए होंगे सिंपल शब्दों में। ओशन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग हीट एंड कोल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर गाइज। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है वाटर है अलग अलग जगह पर। देखो अब ये हमारा अर्थ है, अब यहाँ पर इक्वेटर है, और यहाँ पर इक्वेटर हमको पता ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होता है। अब ये गर्मी होगी तो यहाँ पर जिसका पास वाला जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा जैसे हमारे घर में उबलता हुआ, वैसा तो नहीं होता, बट थोड़ा थोड़ा गर्म तो होगा ही होगा, ठीक है। और जो ये वाला तो थोड़ा ठंडा होगा। तो अब जो हाई टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर चलेगा पानी, और जो गर्म होगा पानी जो दूसरी जगह पे जाएगा और अपने साथ गर्माश भी लेके जाएगा, गर्म हवाएं भी लेके जाएगा। और गर्म हवाएं जो यहाँ वाला पानी है अगर मूवमेंट होकर यहाँ पर जा रही है पानी, तो अपने साथ गर्म हवा भी लेके जाएगा। और जो यहाँ पर धरती है तो यहाँ पर इसके पास आसपास देश होगा, तो ये वाली गर्म हवा इसमें भी चली जाएगी, और जो यहाँ के जो ठंडा पानी है वो इस जगह पे जाएगा, और इस जगह का जो पास जो आसपास जो देश है उस वाला ठंडा पानी की जो ठंडी हवाएं हैं वो इस देश में चली जाएंगी, समझे। तो इस तरह से जो वाटर है कि किस तरह से जो हीट की ट्रांसफरेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ओशन करंट्स। now okay, currents are also formed due to the heating and cooling of ocean water, क्योंकि अलग अलग जोन्स में अलग अलग जगह का टेम्परेचर होता है, तो उस वजह से जो है जो करंट्स हैं वो डिपेंड करता वो हीटिंग और कूलिंग ऑफ ओशन वाटर फॉर्म करती हैं। कोल्ड वाटर इज डेंस एंड हैवी एंड सिंक्स बिलो द वार्म वाटर। जो ठंडा पानी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा घनत्व होता है, उसमें ज़्यादा घनत्व होता है, और जो सिंक हो जाता है गर्म पानी के नीचे, ठीक है। ये गर्म पानी और इसके नीचे आप जैसे बात करोगे जितना डीप जाओगे ना ओशन में तो ठंडा उतना होगा, जो ऊपर होगा वो थोड़ा उसकी कंपैरिजन में ओके, क्योंकि जो नीचे है वो ठंडा पानी डेंस होता है, उसकी जो डेंसिटी ज़्यादा होती है, ओके। और जो वो हॉट वाटर है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो ऊपर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कोल्ड वाटर ऑफ द पोलर रीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर अलॉन्ग द बॉटम ऑफ ओशन। जैसे कि हम कहते हैं पोलर रीजन से ठंडा इलाका होगा, उसका जो पानी है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में इक्वेटर के रीजन के तरफ आता रहता है, ओके। क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर ना, मैंने बोला ठंडा पानी गर्म की जगह आता है, गर्म पानी जो है ठंडे पानी की जगह जाता है, ओके। बॉटम ऑफ द ओशन वाटर, वार्म वाटर नियर इक्वेटर मूव्स अलॉन्ग सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। जो ओशन की सरफेस है उनके किनारे चलता रहता है और पोल्स पे पहुंचता है ठंडी जगह पे। ओशन करंट अफेक्ट नेविगेशन टू, जो ओशन करंट्स हैं वो नेविगेशन को भी अफेक्ट करती है, दिशा, ठीक है। जो नेविगेटर्स होते हैं, अगर आप नेवी की बात करो तो किस तरह से वो उनके हाथ में, यार अगर हम देखिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसके हाथ में जो जैक स्पैरो होता है उसके हाथ में एक वॉच होती है, और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ हमेशा मुड़ी होती है, वो डायरेक्शंस बताती है, ठीक है। तो जब वेव्स आएंगी तो शिप्स को यहाँ मूवमेंट देगी, और मूवमेंट की वजह से उनकी शिप्स की जो है वो डायरेक्शन ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से वो नेविगेटर जो है वो हेल्प करता है हमारा ओशंस में। तो जिस तरह से मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं ओशन करंट्स हमारे नेविगेशन को, ओके। Ocean current affect navigator to ships sailing on the direction of currents move faster, whereas sailing opposite to the current is difficult to cross। अब जिस तरह पानी का लेट कर लो, ये मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट है, ये है। तो यहाँ से हवाएं यहाँ की तरफ आ रही हैं, यहाँ की तरफ आ रही हैं, तो जो शिप है जहाज है जिसको यहाँ जाना है तो उसके लिए ईजी होगी, क्योंकि यहाँ से पीछे से फोर्स लग रही हो तो आगे जाएगा। बट ऐसा शिप जिसको इस वाले अपोजिट में आना है, अपोजिट डायरेक्शन में आना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने के जो शिप्स थे उनके ऊपर ऐसे करके एक झंडा होता था, उस पर एक बड़ा ज़्यादा कपड़ा होता था, बड़ा वाला कपड़ा। वो कपड़ा इसलिए होता था ताकि उसकी वजह से आपको विंड की डायरेक्शन पता लगे, और विंड की जब डायरेक्शन होगी लटका लो। अब चलो मैं पहले एक थोड़ा सा इसको मिटा के आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। अब लेट कर लो, आपके पास ये वाला आपका शिप आ गया, ठीक है, शिप इस पे ये वाला जैसे झंडा टाइप होता था उस पर कपड़ा बंधा होता था। अब लेट कर लो ये वाला कपड़ा, अब यहाँ से हवा चलेगी तो ये कपड़ा कैसा फूलेगा, ऐसे फूलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हवा आ रही है, और यहाँ से ये वाली हवा जो है इस कपड़े को ऐसे रखेगी, और ये वाले कपड़े को यहाँ से फोर्स करेगी, पुश करेगी जहाज को यहाँ पे चलने की। वेदर एज अगर ये कपड़ा ये ऐसा मुड़ा, इसका मतलब हवा का रुख इस तरफ है, और जो है
ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये कपड़ा जो है, मुझे फ्लैग जो है इस तरह से हेल्प करता था शिप की मूवमेंट करने में। ओके, इन दिस मैनर जनरल करंट्स और कॉस्ट। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है अर्थ की, ओशन करंट्स की, तो इस तरह से वो होते थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की ओशन करंट्स आती हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स, ठीक है। जैसे हमें पता ठंडा पानी होता है, हर किसी का ठंडा और कहीं का गर्म, ठीक है। तो करंट्स भी 2 टाइप की होती है, वो कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। कोल्ड करंट ओरिजिनेट फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड प्रेजेंट अबंडेंट फिशिंग एरियाज, वाइल एज वार्म करंट प्रेजेंट पोर्ट्स एंड कीप्स द हार्बर ओपन। तो जहाँ पर वार्म करंट होती है वहाँ पर जो शिपिंग यार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह बंदरगाह वगैरह होते हैं, जहाँ पर ठंडा पानी होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ों की कमी होती है, राइट। और जो कोल्ड करंट्स हैं वो मैक्सिमम आप देखोगे तो नॉर्थ पोल साइड में मिलती हैं, ठीक है, पोलर रीजन्स में मिलती है क्योंकि वहाँ पर ठंडा इलाका होता है। और जो वार्म करंट्स होते हैं ये इक्वेटर साइड, ट्रॉपिकल साइड मिलती हैं, ठीक है। द इंटरमिंगलिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट्स कॉज हैवी फॉग। अब यहाँ से देखो ठंडा पानी का ये एरिया है और ये वाला गर्म पानी का, और जब ये दोनों इस जगह पे मिलेंगे तो इस वाले जगह को इस जगह के फॉगी एरिया बन जाएगा। आपने देखा होगा कहीं समुद्र में बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो वो इस जगह पे क्योंकि वहाँ पर हॉट और कोल्ड करंट जो है वो मिल रही हैं, इसलिए आप देखो जब गर्म पानी हो ज़्यादा तो या ठंडा पानी होता है, जब सर्दियों में ठंडा पानी होता है तो हम उसमें गर्म पानी मिक्स करते हैं तो किस तरह से भाप बनती है, ठीक है, वहाँ पर फॉग बनती है, तो उस तरह से। ओके, द मेजर फिशिंग ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट्स। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली जो है कौन से रीजन में पाई जाती है, जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है, इस वाले इलाके में जो है ये बेस्ट एरिया होता है फिशिंग करने के लिए। ओके, इन सच एरिया फिशिंग इज़ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस ऐसे एरियाज़ में जो है फिशिंग मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली पाई जाती है, और मछली का आपको पता है दुनिया में कितना ज़्यादा है बोलबाला। ओके, इफ़ यू note their direction carefully, you will find that the current tend to move toward the right in the north hemisphere and toward the left in the southern hemisphere। जैसे मैंने बताया अगर आप विंड्स की डायरेक्शन को अगर रोगे तो वो राइट से अगर हम देखोगे तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जाएंगे, और लेफ्ट से देखोगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाती हुई दिखेंगे आपको। ओके, वार्म करंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स। जो वार्म करंट्स होती है जैसे अगर मैंने बताया लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स पे जाती हैं, लोअर से हायर पे इक्वेटर है ये आपका, ठीक है, ये लोअर से हायर पे जाती हैं, लोअर से हायर पे जाती हैं, लोअर से हायर पे जाती हैं। और जो कोल्ड करंट्स हैं वो फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, वो हाई से लो पे जाती हैं, हाई से लो पे जाती हैं, हाई से लो पे आती हैं। इस तरह से जो है हमारी धरती पे वाटर ऑफ मूवमेंट होती है, आप सबको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, climate of the coastal region as well as inland is influenced by the nature of ocean currents obviously, ठीक है। if warm water current passes along the coast of place or island, it raises the temperature and make the place warmer than its normal climate. Similarly cold currents do the same, ठीक है। ना मेरी बात सुनो, अब कहीं पर ये वार्म करंट है और ये लेट कर लो ट्रॉपिकल एरिया से पोलर रीजन की तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक देश है, एक कंट्री है, ठीक है। और जब ये यहाँ इसके बंदरगाह, इसके पोर्ट, इसके इस वाले इलाके से गुजरती हुई आगे जाएगी तो ऑब्वियसली इस वाले एरिया, इस वाले टेम्परेचर, इस वाले क्लाइमेट को अफेक्ट करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर इसके जो वार्म करंट है, वार्म गैसेस है, वो इस वाले एरिया में आ जाएगी, और इस वाले एरिया में आके किस तरह से इसके क्लाइमेट को इसके क्लाइमेट के साथ होगी, ठीक है, चेंज करेगी अपने आप को। नाउ सिमिलरली कोल्ड करंट मेक द प्लेस कोल्डर, जैसे कि अगर बात करो तो कुरिशियो या फिर क्रूटिल करंट्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ जापान आर एग्जांपल ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। तो ये ओशन करंट्स की एग्जांपल है। रेनफॉल इज ऑफन कॉज इन द कोस्टल एरियाज वेयर वार्म करंट पासेस, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है उन वाली कोस्ट, उन वाली जगह, उन वाली पोर्ट्स मतलब तटों पे होता है जहाँ पर वार्म करंट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो बिकॉज द वार्म एयर अब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है, और जब अब्जॉर्ब हो जाता है तो प्रेसिपिटेट हो जाता है ऊपर जाके। नाउ ऑन द कंट्री एरियाज इन्फ्लुएंस बाय द कोल्ड करंट्स एक्सपीरियंस ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट, वेदर एज जहाँ पर कोल्ड करंट्स होंगी, ठीक है, आसपास उसके आसपास का जो ह्यूमिडिटी होगी, जो मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसकी वजह से जो है रेनफॉल नहीं होगा और वहाँ पर सूखा होता है, समझे। ओके, ये है गाइस हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सबको ये बहुत ज़्यादा आसानी से आ गए होंगे। ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सुनामी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेव्स और करंट्स में, और मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। ओके, और इसको भी आप कर ही लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर लेना, और इनमें से जितना आपको समझ आया होगा उसकी
कमेंट्स में आंसर दे देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको समझ आई होगी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, तो इसी टॉपिक के रिलेटेड, किसी टॉपिक्स के रिलेटेड, किसी पॉइंट के रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज है और अच्छी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम अब यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, देखो दुनिया में कोई सबसे बड़ा परफेक्ट या सबसे बड़ा नहीं होता। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।